प्रातः काल का समय है। उदित होते सूर्य की नवीन किरणें अभी अपने शीतल रूप में ही हैं। कितनी अजीब बात है कि यह किरणें सुबह सुबह कितनी सुहावनी और शीतल लगती हैं। आंखें भी मानो इन्हें देखने के लिए मचल सी उठती हैं और यही किरणें चंद लम्हों के बाद आंखों में चुभने लगती हैं, क्योंकि यह अपनी शीतलता खो चुकी होती हैं। प्रातः काल में इन चिड़ियाओं का चहकना कितना मधुर लगता है और कुछ लम्हों के बाद यही मधुर कलरव महज शोरगुल मात्र सा रह जाता है। उद्यान में टहलते हुए पूर्व के आसमान की इस सुंदर शीतल लाल आभा को निहारते हुए राजा रुद्रदेव अपने बेटे राजकुमार आदित्य से कहते हैं कि पुत्र, अभी आप बड़े हो रहे हैं। हमारा यह इतना बड़ा राज्य और राजकार्य, इसकी इतनी बड़ी सेना को आगे चलकर आपको ही संभालना है। अपनी प्रजा में अपने लिए प्रेम और शत्रु में भय बनाकर रखना है, ताकि कोई अपनी कुदृष्टि हमारे राज्य पर न डाले। राजकुमार आदित्य कहते हैं कि पिताश्री, आपका नाम और ख्याति ही पर्याप्त है इन सब के लिए। मुझे किसी बात का क्या भय। आपके नाम से ही लोग और शत्रु मुझसे डरेंगे भी और मेरा सम्मान भी करेंगे। अपने पुत्र की यह उद्दंडतापूर्ण बातें सुनकर राजन का माथा ठनका कि यह कैसी अभिमान से भरी वाणी और सोच के साथ मेरा पुत्र जी रहा है। महाराज रुद्रदेव ने राजकुमार की अज्ञानता और भोलेपन की ठोह लगाने का निर्णय किया। उन्होंने पूछा कि पुत्र, आपको क्या पसंद है, जैसे कि विद्वानों से वाद विवाद करना, पढ़ना लिखना, शिकार करना, सैनिकों के साथ युद्धाभ्यास करना, या प्रजा में जाकर उनके दुख सुख का पता करना, उनके दुखों का निवारण करना आदि। क्योंकि पुत्र, एक महान राजा बनने के लिए यह सब होना अति आवश्यक है। राजकुमार, पिताश्री, विद्वान हमारे दरबार में भरे पड़े हैं। उन जैसे विद्वान किसी अन्य राज्य में नहीं। तो मुझे पढ़ने लिखने की क्या आवश्यकता है। मेरे लिए तो इतने सारे विद्वान काम कर रहे हैं और हमारे सैनिक कितने बहादुर हैं, संख्या बल में भी बहुत ज़्यादा हैं। इतने तो किसी पड़ोसी राज्य में नहीं हैं। तो मुझे युद्ध करने की क्या आवश्यकता है। यह वीर मेरे लिए युद्ध करेंगे तो मुझे युद्ध भूमि में उतरने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। रही बात प्रजा के दुखों की, तो आपके राज्य में कोई दुखी कैसे हो सकता है, ये तो सबको पहले से ही पता है। प्रजा के बीच जाने की क्या आवश्यकता है। जैसे जैसे युवराज आदित्य अपने विचार राजन के सामने पेश कर रहे थे, राजन के भी मन का हाल बुरा होता जा रहा था और उनके मुख पर चिंता के भाव प्रकट होने लगे थे। युवराज की ज्ञानता को पूर्णतया जानकर राजन ने उन्हें उद्यान से जाकर नाश्ता करने को कहा, किंतु खुद सोच में पड़ गई कि क्या यह मेरे राज्य का डूबता सूरज है। आज का उगता सूर्य भी मानो छिपता सा लग रहा था, और यह तो सत्य है कि उगते सूर्य को सब प्रणाम करते हैं और छिपते को कोई नहीं। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे और राजन के ललाट पर चिंता की लकीरें भी बढ़ती जा रही थी। राजन ने मन ही मन राजकुमार के ज्ञान को दूर करने की तरकीब खोजना शुरू की, और एक दिन राजा रुद्रदेव ने राज दरबार में सभी मंत्रियों, राजगुरु, सेनापति, युवराज सबको उपस्थित होने का आदेश दिया। जब सब लोग राज दरबार में उपस्थित हो गए तो राजन ने राजगुरु से कहा कि हमारे राज्य या पड़ोस के सभी राज्यों में जो सबसे विद्वान व्यक्ति हो, जिसे संपूर्ण वेद उपनिषद शास्त्रों का ज्ञान हो, जो व्यवहार कुशलता में भी अव्वल हो, उसे खोजकर दरबार में पेश किया जाए। फिर राजा ने सेनापति से कहा कि हमारे सेना के सबसे फुर्तीले सैनिक को, जो कि तलवारबाजी और तीरंदाजी में सबसे अव्वल है, उसे दरबार में पेश किया जाए। चाहे इसके लिए आप दोनों को विद्वानों और सैनिकों में कोई प्रतियोगिता करानी पड़े तो करवाइए, पर दोनों वर्गों में सबसे अव्वल को दरबार में लाने की जिम्मेदारी आपकी है। कुछ दिनों की खोजबीन और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं करवाने के बाद राजगुरु और सेनापति ने सबसे अव्वल विद्वान और सैनिक को दरबार में प्रस्तुत किया। राजा रुद्रदेव ने दोनों को खूब सारे उपहार दिए और खूब सारा धन दिया, और आदेश दिया कि आज के बाद जब तक मेरा अगला आदेश ना आ जाए, इस विद्वान से इसके कलम को छीन लिया जाए, इनसे इनकी सारी पुस्तकें छीन ली जाएं, इनके लिए एक महल बनवाया जाए, ये उसी में रहेंगे, किंतु किसी भी प्रकार के शास्त्रार्थ में ये भाग नहीं लेंगे, केवल और केवल जीवन के विभिन्न सुखों का भोग करेंगे। इसी तरह इस सैनिक से भी इसके शस्त्र छीन लिए जाएं। ये किसी भी तरह के युद्धाभ्यास में भाग नहीं लेंगे और केवल सुख भोग करेंगे। राजन के इस आदेश से सभी अचंभित थे, किंतु राजन के आदेश का अक्षरशः पालन किया गया। कुछ दिनों बाद राजा रुद्रदेव ने राजमिस्त्री को बुलाया और आदेश दिया कि 3 अलग अलग जगहों पर लघु उपवनों का निर्माण किया जाए,
जैसे ही लघु उपवनों का निर्माण पूरा हुआ तो राजा ने आदेश दिया कि हमारे राज्य के वनों के सबसे हिंसक और शिकार में तेज शेर को पकड़कर एक उपवन में छोड़ दिया जाए। उसके अलावा उस उपवन में कोई अन्य जानवर नहीं होना चाहिए। उसके खाने के लिए गोश्त भी महल से रोज भेजा जाएगा और पीने के लिए पानी भी वहीं होना चाहिए। इसी प्रकार दूसरे उपवन में जंगल से पकड़कर कुछ हिरणों को छोड़ दिया जाए और उनके अलावा वहाँ कोई और जानवर ना रखा जाए। उनके खाने पीने का पूर्ण ध्यान रखा जाए और तीसरे उपवन में कुछ अन्य हिरणों को छोड़ा जाए तथा उनके साथ उसमें एक हिंसक शेर को भी वहाँ छोड़ा जाए। इस शेर और हिरणों को अपने खाने का इंतजाम खुद से करने दें। केवल कुछ सरोवर और तालाब बना दिए जाएं ताकि यह सब अपनी प्यास वहाँ बुझा सकें। राजन के आदेशानुसार तीनों उपवनों में जानवरों को छोड़ दिया गया और अब राजन ने युवराज को आदेश दिया कि जब तक मेरा अगला आदेश ना आए तब तक आपको विद्वान, सैनिक, शेर, हिरण इन सब की दिनचर्या के बारे में जानकारी लेनी है कि सबने दिन भर क्या क्या किया। कुछ दिनों बाद राजा रुद्रदेव ने युवराज से पूछा कि आपको पता है ना सब क्या क्या करते हैं। तो युवराज ने कहा कि पिताश्री, इनके पास काम ही क्या है, सब आराम से रहते हैं, किंतु तीसरे उपवन में रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब युवराज ने भी बस तीसरे ही उपवन का ध्यान रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसमें हिरणों की संख्या भी कम होती जा रही थी। एक वर्ष बीतने पर राजा ने भी तीसरे उपवन में कुछ हिरणों को और छुड़वा दिया। ऐसे ही 3 वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन राजा रुद्रदेव ने विद्वान और सैनिक को राज दरबार में बुलाया और राजगुरु को आदेश दिया कि जो प्रतियोगिता 3 वर्ष पहले हुई थी उसे पुनः इस विद्वान के साथ दोहराया जाए। जैसे ही राजगुरु ने वेदों उपनिषदों के बारे में विद्वान से पूछना शुरू किया तो कुछ ज्ञान के अलावा विद्वान सब कुछ भूल चुका था। तो राजा ने विद्वान को वापस महल में भेज दिया। फिर सेनापति को राजा ने आदेश दिया कि सैनिक की परीक्षा पुनः ली जाए। जब परीक्षा ली गई तो सैनिक के शरीर में ना ही वह फुर्ती बची थी और ना ही वह तलवार कौशल ना तीरंदाजी में वह बात रही थी। राजन ने सैनिक को भी वापस महल में भेज दिया। यह सब कुछ युवराज की उपस्थिति में ही हो रहा था। उन्हें तो इन दोनों पर बड़ा गर्व और अभिमान था, किंतु चंद ही लम्हों में वह सब चकनाचूर हो गया। अब राजा ने आदेश दिया कि आज जो शेर अकेला है उस उपवन में कुछ हिरणों को छोड़ा जाए। जैसे ही हिरण उसमें छोड़े गए तो युवराज ने सोचा, आज तो यह खूंखार शेर शिकार करेगा, किंतु यह क्या, शेर तो अपनी जगह से हिला तक नहीं, आराम से लेटा रहा। अब युवराज का वह अभिमान भी जाता रहा कि सबसे खतरनाक शेर उनके पास था। थोड़ी देर बाद राजा ने आदेश दिया कि दूसरे उपवन के हिरणों को तीसरे उपवन में छोड़ दिया जाए। जैसे ही दूसरे उपवन के हिरणों को छोड़ा गया तो एक एक करके तीसरे उपवन के शेर ने उन सब का शिकार कर लिया, क्योंकि अब वो न ही चौकन्ने थे और न ही तेज भागने के आदी, किंतु तीसरे उपवन का शेर और हिरण अब भी सब फुर्तीले और चौकन्ने थे। जब युवराज ने यह सब देखा तो आश्चर्यचकित रह गए कि आज उन्होंने ये क्या देखा है, और मन ही मन आज की घटनाओं को बार बार दोहराने लगे। युवराज आदित्य की मनोदशा राजन रुद्रदेव ने तुरंत भांप ली और बोले, क्यों युवराज, क्या हुआ, कहाँ खो गए आप? इतनी गहन चिंतन मुद्रा में आज से पहले हमने आपको कभी नहीं देखा। युवराज आदित्य राजन के चरण स्पर्श करते हुए नम आंखों के साथ, पिताश्री, आज के दिन के लिए ही आपने पिछले 3 वर्षों में यह सब कुछ किया था। मेरी आंखें खोलने के लिए आपने आज मुझे इस जीवन का सार समझा दिया। विद्वान चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, किंतु वह विद्वान रहेगा अपने ज्ञान के अभ्यास से और नए ज्ञान के अर्जन से। यदि उसने विद्वानों की संगत और ज्ञानार्जन के साधनों का त्याग कर दिया तो विद्वता भी अपने आप उसे छोड़कर चली जाएगी। सैनिक ने शस्त्र जब छोड़ दिए तो वीरता भी चली जाएगी। जब तक चुनौतियों से लड़ेगा तब तक ताकतवर से ताकतवर को भी पछाड़ देगा, किंतु यदि अभ्यास नहीं करता रहेगा तो किसी से भी मात खा जाएगा। जब तक जीवन को सुरक्षित रखने का डर था तब तक हिरण कितने तेज और चौकन्ने थे। जो ही डर और चुनौतियां खत्म हुई सब शिथिल पड़ गए और शेर तो शिकार करना ही भूल गया। जब उसने अपनी प्रवृत्ति बदली, कैसे दूसरे शेर ने उसका सब कुछ छीन लिया। आज समझ आया कि आपके नाम का डर हमारे शत्रुओं में
आपकी वीरता बुद्धिमानी चपलता के कारण है। आपने अपने लिए सम्मान अपनी दयालुता करुणा से अपनी प्रजा में अर्जित किया है और यह प्रजा आपके सम्मान के कारण मेरा सम्मान हमेशा नहीं करेगी। यह शत्रु आपके डर के कारण मुझसे हमेशा नहीं डरेंगे। मुझे भी यह सब अर्जित करना ही होगा। आपके नाम के सहारे मैं केवल पल दो पल का राजा तो बन जाऊंगा, किंतु एक महान राजा तो मैं मेरे कर्मों से ही बन पाऊंगा। मैं तो राज दरबार में सबसे बड़ा विद्वान और सैनिक खोज रहा था, किंतु वह विद्वान वह सैनिक तो वो राजा रूपी शेर मुझे खुद में ही खोजना होगा। मुझे खुद में ही उसे जन्म देना होगा। तभी मैं आपके इस राज्य इतनी बड़ी सेना को संभाल पाऊंगा और अपनी प्रजा में जाकर ही उसे अपना बना पाऊंगा। पिताश्री, आज तक मेरी उद्दंडता के कारण आपको जो कष्ट और मानसिक पीड़ा सहनी पड़ी, उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मुझे आज्ञा दें कि आप मुझे जैसा देखना चाहते हैं मैं वैसा ही बनकर लौटूं। युवराज आदित्य यह कहते हुए प्रस्थान करते हैं। इधर राजन की आंखों में भी खुशी के आंसू थे और उम्मीद रूपी मुस्कान उनके होठों पर अटखेलियां कर रही थी। आज उन्हें लग रहा था कि उनके शासन का सूर्य अभी उदयमान ही है, अभी यह नहीं छिपने वाला है।